जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉ के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉ की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। तो सर इसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव। क्या मतलब होता है? सूक्ष्म जीव। और फ्रेंड्स आप सभी समझ रहे होंगे कि सर इसी को हम लोग मित्र कहते हैं। और फो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो सर फो का मतलब होता है दुश्मन, या फिर हम लोग क्या कहते हैं सर, कोई हानिकारक चीज। तो यहाँ पे हम लोग फो को दुश्मन या शत्रु के रूप में देखेंगे तो हम लोग मित्र एवं शत्रु लिख सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि इस चैप्टर का जो आपका हेडिंग है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको बतला रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे आधारित है कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारा मित्र होता है और कैसे हमारा दुश्मन होता है, यानी कि शत्रु होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सूक्ष्म जीव हमारा फ्रेंड है या फिर हमारा दुश्मन है। इस बात को समझने से पहले तो हमें यह समझना होगा कि सर ये सूक्ष्म जीव क्या है। बिल्कुल चला जी, तो आप सभी हेडिंग लगाएंगे, आप सभी हेडिंग लगाएंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। आप सभी अपने आसपास में बहुत सारे जीव जंतु को देखते हैं। मेरे मित्र, जो आप अपने आसपास में बहुत सारे जीव जंतु को देखते हैं उसको क्या आप किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे देखते हैं? आप कहते हैं नहीं, हम लोग सभी जीव जंतुओं को नंगी आंख से देखते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और वैसे ही सजीव को क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे सर सूक्ष्म जीव बोला जाता है। मतलब सरल शब्दों में अगर हम लोग सूक्ष्म जीव को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम सभी कह सकते हैं कि सर वैसा जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वैसा जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, सूक्ष्म जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव कहलाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि नंगी आंख का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ आंख। यहां पे कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, कोई माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी नहीं होना चाहिए। तो हम जब ये कह रहे हैं कि सर वैसा जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं या सूक्ष्म जीव कहलाता है, तो सवाल ये है कि सर ये सूक्ष्म जीव जो है कैसे देखे जाएंगे? तो मेरे मित्र ये सूक्ष्म जीव या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे जाएंगे या मैग्नीफाइंग लेंस से देखे जाएंगे या फिर माइक्रोस्कोप से देखे जाएंगे। तो आप सभी ये भी कह सकते हो कि वैसा जीव जिसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धक लेंस या फिर सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब साफ है कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सूक्ष्म जीव किससे देखा जाता है, सूक्ष्म जीव किससे देखा जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सूक्ष्म जीव जो है वो या तो आवर्धक लेंस से देखा जाएगा, आवर्धक लेंस से देखा जाएगा, या फिर आप सभी ध्यान में रखेंगे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी सूक्ष्मदर्शी को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे
कि ये जो आपका आवर्धक लेंस है इसको हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, और मैग्नीफाइंग लेंस से सिर्फ और सिर्फ आप किसको देख सकते हैं, तो सर कवक को देख सकते हैं, फंगी को देख सकते हैं, और कवक के अलावा अन्य जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसको देखने के लिए आपको किसका सहारा लेना होगा, सर सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना होगा। क्योंकि कवक भी आपका सूक्ष्मदर्शी भी है, इसीलिए हमने आपको यहां पे ये लिखवा दिया कि सूक्ष्मजीव किससे देखा जाता है, तो आप कहेंगे आवर्धक लेंस या फिर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा। आवर्धक लेंस से किसे देखा जा सकता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कवक देखा जा सकता है। आवर्धक लेंस से किसे देखा जा सकता है, आप सभी ध्यान में रखना, कवक को देखा जा सकता है। जबकि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने की बात करेंगे तो जो हमारा बैक्टीरिया होगा, जो हमारा ग्रीन एल्गी होगा, प्रोटोजोआ होगा, ये सब को देखने के लिए हमें किसका सहारा लेना होगा, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना होगा। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूक्ष्म जीव ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो सर 4 कैटेगरी में करते हैं। और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सा है, तो सर पहला है आपका जीवाणु, दूसरा है आपका कवक, तीसरा है आपका शैवाल, और चौथा आपका क्या है, सर प्रोटोजोआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी अगर हम सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण की बात करेंगे या सूक्ष्म जीव के प्रकार की बात करेंगे तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर जी सूक्ष्म जीव का जो प्रकार होगा वो 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार के, आप कहेंगे सर 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा, तो पहला होगा आपका जीवाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा आपका क्या होगा, तो सर जीवाणु के बाद जो है आपका वो शैवाल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर अलगी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलगी कहते हैं। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अन्य सूक्ष्म जीव की, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना, कवक भी हमारा सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आएगा, जिसको हम लोग फंगी या फंजाई के रूप में देखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे चौथे कैटेगरी की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आते हैं। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे सूक्ष्म जीव क्या है, तो आप कहेंगे वैसा जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाता है, या वैसा जीव जिसे आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे सर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो सर जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। क्या कहेंगे, जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या वायरस सूक्ष्म जीव नहीं कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने वैसा जीव की बात करा है, तो जो वायरस है सर वो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो सजीव नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि सर जो वायरस है वो आपका किसी न किसी परपोषित के शरीर में ही गुणन करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर वायरस जो है किसी जंतु कोशिका के साथ मिल गया तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, अगर किसी अन्य कोशिका के साथ मिला तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। चूंकि वायरस जो है वो सजीव के श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसको सूक्ष्म जीव के लिए प्रॉपर रूप से नहीं लिखते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि सर वायरस भी एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये इन चारों से अलग होता है, इसलिए कि वे परपोषी में ही क्या करते हैं, सर गुणन करते हैं, यानी कि अपने बॉडी को सर मतलब रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपने बॉडी का, या आप कह सकते हो अपने सेल को बढ़ाते हैं। तो यहां पे आप सभी नोट करके एक चीज मेंशन कर लेंगे, नोट करके, या आप कह सकते हो स्पेशल हिंट करके एक चीज मेंशन कर लेंगे, स्पेशल हिंट करके, कि वायरस यानी कि विषाणु, वायरस यानी कि विषाणु भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, विषाणु भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न होते हैं। साथ ही ये लिखेंगे कि ये केवल
परपोषी में ही गुणन करते हैं, ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, गुणन करते हैं मतलब अपने शरीर में वृद्धि करते हैं या अपने कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। तो इस चीज को आप सभी अपने माइंड में ऐसे ही रखेंगे कि विषाणु भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये केवल परपोषी में ही क्या करते हैं? गुणन करते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे कि सर जो आपने सूक्ष्म जीव के बारे में बताया, जो इसको 4 कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और फिर कवक, तो ये दिखते कैसे हैं? तो मेरे मित्र उसी का ये पूरा का पूरा आपका क्या है? तो सर डायग्राम है। ध्यान में रखेंगे कि सबसे नीचे जो आपको यहां पे ये दिखाई पड़ रहा है, ये विषाणु का आप कह सकते हो डायग्राम है। यानी कि विषाणु जो आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ इसी तरीके का, यानी कि वायरस जो आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ इसी तरीके का। अगर हम लोग बात करेंगे कवक की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप जितना भी डायग्राम देख रहे हैं, राइजोपस या फिर पेंसिलियम या फिर जो एस्परजिलस होता है, ये क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये कवक है, यानी कि फंजाई है। और मेरे मित्र यहां पे जो आप सभी देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास और एस्पाइरोगैरा, ये क्या है? आप सभी ध्यान में रखना, ये शैवाल है। क्या है सर? शैवाल है। और मेरे मित्र अमीबा और पैरामेसियम किसके अंतर्गत आते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी अमीबा और पैरामेसियम जो है ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो आप सभी यहां पे जो देख रहे हैं स्पाइरल जीवाणु और साथ ही साथ क्षरनुमा जीवाणु, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आप याद रखेंगे जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर कहीं पे आपको बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, इन सबों को पहचानना होगा तो इस डायग्राम को आप अपने माइंड में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप इस डायग्राम के सहारे अलग अलग टाइप के जो सूक्ष्म जीव हैं उसको पहचान सकते हैं। मेरे मित्र यहां पे आप सभी कुछ स्पेशल की जरूर याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं नोट करके यहां पे लिख दे रहा हूं। आप सभी पहला चीज तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग सामान्य रोग की बात करते हैं, सर्दी जुकाम या फिर आपका इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी, ये सब के सब वायरस के चलते होते हैं। और कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो हो गया, फिर आपका डेंगू ज्वर हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? तो सर विषाणु जनित रोग कहलाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल रोग होते हैं जो कि वायरस से इंफेक्टेड होते हैं और वायरस के द्वारा स्प्रेड होते हैं। और इसका कारक भी कोई ना कोई प्रमुख विषाणु ही होता है। जैसे कि डेंगू ज्वर डेंगू वायरस के चलते होता है, तो यहां पे डेंगू वायरस एक स्पेशल केस हो जाता है। तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे क्या कि सामान्य रोग जैसे सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को क्या बोला जाता है सर? फ्लू बोला जाता है। तो सामान्य रोग जैसे सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे दूसरा पॉइंट में यह भी मेंशन कर लेंगे कि कुछ विशेष रोग भी विषाणु के चलते होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा, डेंगू ज्वर इत्यादि विषाणु के चलते होते हैं। और मेरे मित्र आप सभी एक और चीज ध्यान में रखेंगे यहां पे नोट करके, तीसरा पॉइंट में, कि जो हम लोग बात करते हैं किसकी सर? मलेरिया, अतिसार इत्यादि जैसे रोग, किसके चलते होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं।
किसके चलते होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। मलेरिया, अतिसार इत्यादि जैसे रोग किसके चलते? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये जो है ये प्रोटोजोआ के चलते होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना चौथे पॉइंट के रूप में कि जो सर टीबी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। ये क्षय रोग जो है वो किसके चलते होता है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के चलते होता है। तो आप सभी यहां पे लिख लेंगे कि क्षय रोग जीवाणु के चलते होता है। क्षय रोग किसके चलते होता है? जीवाणु के चलते होता है। तो इस चीज को भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि क्षय रोग के अलावे टाइफाइड जो है वो भी किसके चलते होता है? तो सर जीवाणु के चलते होता है। तो अगर ना हो तो यहां पे आप टाइफाइड भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे कभी भी समान रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे समान रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी किसके चलते होता है? तो आप कहेंगे सर विषाणु के चलते होता है। और साथ ही कुछ विशेष रोग जो वायरस के चलते होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु जनित रोग। और उसमें आपका पोलियो आ जाता है, खसरा आ जाता है, डेंगू ज्वर आ जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मलेरिया और अतिसार जैसे रोग जो हैं वो प्रोटोजोआ के चलते होते हैं, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं क्षय रोग या टाइफाइड की तो ये किसके चलते होते हैं? आप सभी कहेंगे सर जीवाणु के चलते होते हैं। किसके चलते होते हैं? जीवाणु के चलते होते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो सभी सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ना हो तो इस चीज को आप सभी मेंशन कर लेंगे, यहां पे इस चीज को आप सभी मेंशन कर लेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय हो सकते हैं। बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये एक कोशिकीय कैसे होगा? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय हैं, जो क्या है? एक कोशिकीय हैं। तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय होते हैं उसमें आपका कुछ शैवाल भी होता है। कुछ क्या होता है सर? शैवाल भी होता है। और साथ ही साथ जीवाणु, बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ होते हैं एवं प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका कुछ शैवाल है, कुछ ही शैवाल, सभी शैवाल नहीं, कुछ ही शैवाल क्या है? तो सर एक कोशिकीय होते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होता है और जो प्रोटोजोआ होता है ये क्या होते हैं सर? तो यूनिसेलुलर होते हैं। इसका बॉडी एक ही सेल से बना होता है। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवाणु की, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुकोशिकीय होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर कई शैवाल, मतलब क्या कि बहुत सारे शैवाल आपको बहुकोशिकीय मिल जाएंगे। एवं जो कवक है ये क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब साफ है, हम लोग मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि गुरुजी शैवाल जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है, जबकि जीवाणु और प्रोटोजोआ ये क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय होंगे। जबकि कवक की बात करेंगे तो ये क्या होंगे? आप कहेंगे सर बहुकोशिकीय होंगे। तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी मास्टर की के रूप में ये चीज याद रखना, आप सभी याद रखना क्या कि सर शैवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। शैवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। शैवाल
एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। मेरे मित्र, एक कोशिका का मतलब क्या हुआ कि सर उसकी जो बॉडी होगी वो एक ही सेल से बनी होगी। बहुकोशिका का मतलब क्या हुआ कि सर उसकी जो बॉडी होगी वो बहुत सारे सेलों से बनी होगी। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सूक्ष्मजीव रहते कहां पे हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। ये बर्फीली क्षेत्रों में भी रह सकता है, गर्म जगहों पे भी रह सकता है, मरुस्थल और दलदल जैसे जगहों पे भी रह सकता है, और साथ ही साथ मानव सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी रहता है। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे कि सूक्ष्मजीव कहां रहते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी कि सूक्ष्मजीव कहां रहते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर सूक्ष्मजीव कहां रहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लगभग सभी जगह, लगभग सभी जगह। अब आपके मन में आएगा कि सर लगभग सभी जगह तो हम कह देंगे, तो हम इस जगह के बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो हम कहेंगे सर ये बर्फीली जगह पे भी रह सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा जहां पे ठंडा हो रहा है या बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में भी ये रह सकता है। सर गर्म जगहों पर भी ये रह सकता है, गर्म जगहों पर भी रह सकता है। साथ ही मरुस्थल एवं दलदल वाले जगहों पे भी रह सकता है, और साथ ही मानव सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी ये रह सकता है, मानव सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी ये रह सकता है, मानव सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी रह सकता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान देना यहां पे कि आपने अभी जस्ट डिस्कस करा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्या है? आप कहेंगे सर वैसा जीव जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और क्या होगा? प्रोटोजोआ। आपने अभी जस्ट ये भी देखा है कि सर वायरस भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन अन्य सूक्ष्म जीवों से ये भिन्न होते हैं, इसीलिए कि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कि जब तक इसको कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। साथ ही आपने क्या देखा कि गुरुजी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो सामान्य रोग और विशेष रोग का कारण बनते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं टाइफाइड और टीबी जैसे बीमारी की, तो इसके लिए कोई ना कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं अतिसार और मलेरिया जैसे बीमारी की, तो हम लोग कहते हैं सर इसके लिए प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं पोलियो, डेंगू, ज्वर, खसरा जैसे बीमारी की, तो सर इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेरे मित्र, जो कुछ सामान्य रोग होते हैं जो लगातार होते रहते हैं, सर्दी, जुकाम या फिर जो आपका फ्लू, इन्फ्लुएंजा या अधिकतर खांसी, ये सब भी किसके चलते होते हैं? वायरस के चलते होते हैं। आप सभी ने अभी जस्ट ये भी देखा कि सर ये जो आपका सूक्ष्म जीव है ये या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। मतलब इसका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना हो सकता है या फिर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है। और अगर हम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव की बात करेंगे तो आपके सामने कुछ शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ उदाहरण के रूप में होगा। और अगर हम बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव की बात करेंगे तो सर आपके सामने में बहुत सारे ऐसे शैवाल और कवक देखने को मिल जाएंगे जो क्या हैं, तो सर बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। बस यहां पे मास्टर की ये याद रखना है आपको कि शैवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। और मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि सर ये रहेंगे कहां पे, तो आप कहेंगे सर लगभग सभी जगह। कौन कौन सा? तो सर बर्फीली जगहों में सरवाइव कर सकता है, गर्म जगहों पर सरवाइव कर सकता है, मरुस्थल और दलदल वाले जगहों पर रह सकता है, मानव सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी रह सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और कहां रहता है और उसके कितने प्रकार हैं और यह क्या कर सकता है। ये सब तो हम समझ गए, लेकिन आपने इस चैप्टर की शुरुआत करा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त भी है और हमारा शत्रु भी है। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज आवर फ्रेंड? हम कैसे इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा दोस्त है? तो मेरे मित्र, इस चीज के लिए आपको एनसीईआरटी के पूरे पैराग्राफ को डिस्कस करना होगा। छोटी छोटी बातें आपके सामने आसानी से निकल के आती चली जाएगी और आप उससे बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में सेट कर सकते हो। और इसीलिए मैंने क्या करा है, तो सर एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ थे उसको एज इट इज यहां पे रखा है ताकि आप छोटी छोटी बारीक चीजों को समझ पाओ।
ध्यान देंगे कि यहां पे क्या है सर, मित्रवत सूक्ष्म जीव है। क्या है? मित्रवत सूक्ष्म जीव है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, तो आप सभी देखेंगे कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। मेरे मित्र, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब मेरे मित्र, आप यहां पे ये पूरी तरह से वाकिफ हो गए होंगे कि सर अगर हम ये कहते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारा मित्र है तो ये हमको कहां कहां फायदा पहुंचाएगा, तो सर दही, ब्रेड और केक बनाने में मदद करता है, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है, साथ ही कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन में मदद करता है, साथ ही क्या करता है, तो सर औषधि उत्पादन और कृषि में हमको मदद करता है। मतलब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमें सहायता करते हैं। सूक्ष्मजीव हमें सहायता करते हैं। सूक्ष्मजीव हमें सहायता करते हैं। कहां कहां करते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पहला सहायता तो ये हमें वहां पे करता है जब हमें दही, ब्रेड एवं केक बनाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमें सहायता करते हैं दही, ब्रेड एवं केक बनाने में। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में। नेक्स्ट, आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहां पे तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी लिखा हुआ है, तो हम ये भी लिख सकते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। तीसरा, आप सभी ये कह सकते हैं कि सर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के अलावा इसका हम लोग सूक्ष्मजीव जो है इसका उपयोग औषधि उत्पादन में भी करते हैं, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं। यानी कि ये हमें औषधि उत्पादन में भी क्या करते हैं सर, मदद करते हैं। और साथ ही साथ कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी क्या करता है? आप सभी कहेंगे कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज आवर फ्रेंड, तो आप कहेंगे कि हम इस तरीके से या इस 4 पॉइंट से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारा क्या है सर, फ्रेंड है। क्यों? तो सर सूक्ष्मजीव हमें दही, ब्रेड और केक जैसे पदार्थों को बनाने में मदद करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, औषधि के उत्पादन में मदद करते हैं, कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, बढ़ाने में भी मदद करता है यहां पे होगा। अब आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये दही बनाने में कैसे मदद करता है? तो मेरे मित्र, दूध जो दही में परिवर्तित होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के चलते क्या होता है सर, आपका परिवर्तित होता है। वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, तो सर पूरे मिल्क में फैल जाता है, जिस वजह से मिल्क आपका जो है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, और आप कहते हो सर हमारा दही बन गया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग इडली और डोसा के लिए सूजी यानी कि रवा बनाते हैं उसमें दही का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और दही का निर्माण किससे होगा सर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के चलते होगा। मेरे मित्र, ब्रेड, इसमें भी हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। केक को फुलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखता है, तो आप सबों को मालूम है कि जो सब्जी का छिलका होता है या जो बिस्टा यानी कि जिसको लेट्रीन बोलते हैं हम लोग, या फिर जो आपका अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है, उन सभी को ऑटोमेटिकली डिकम्पोज कौन करता है? तो आप कहते हैं सर ये हमारे प्रकृति में बैक्टीरिया के चलते होता है। तो सर यहां पे जो अपशिष्ट पदार्थ है आपके लिए, उसको सूक्ष्मजीव जो बैक्टीरिया है वो उसको क्या करते हैं, विघटित करके उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो आपके पर्यावरण में जो अपशिष्ट मटेरियल है उसको हटाने का कार्य सर सूक्ष्मजीव के थ्रू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। साथ ही मेरे मित्र, जो एंटीबायोटिक दवा होती है सर उसका निर्माण
आपका कवक से होता है और कवक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल दैट सर ये मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी हमें मदद करते हैं। आपने पीछे के सेशन में पढ़ा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है ये मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की बात कर रहे हैं, तो सर जो राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं वो क्या करते हैं सर, तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीव का क्या होता है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। मेरे मित्र न सिर्फ इन सभी चीजों में सूक्ष्म जीव हम लोगों को फायदा देती है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि सर सूक्ष्म जीव का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे व्यापारिक कार्यों में भी होता है, यानी कि कॉमर्शियल कार्यों में भी होता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग की बात करते हैं तो आप सभी यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब आप समझ ही रहे हो कि शराब का जो व्यवसाय होता है वो कितना बड़ा स्तर पे होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड की तो सिरका बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। और मेरे मित्र अल्कोहल, तो अल्कोहल का कई अन्य उपयोग भी होता है शराब के अलावे। जरूरी नहीं है कि अल्कोहल का उपयोग शराब के लिए ही किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग अभी कोरोना के पीरियड में सैनिटाइजर बहुत ज्यादा प्रचलित था, उसके बनाने के लिए भी किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हम सूक्ष्म जीव के वाणिज्यिक कॉमर्शियल यूजेस की बात करेंगे तो सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है वो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिडिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। बस एक चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग वाणिज्यिक उपयोग यानी कि कॉमर्शियल पर्पस से कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सर उसमें फर्मेंटेशन मेथड से अल्कोहल तैयार करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो फर्मेंटेशन मेथड होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, इसकी खोज किसने करा था, तो सर लुई पास्चर ने करा था। और यहां पे आप डायग्राम देख रहे होंगे और यहां पे लिखा हुआ भी है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो अगर सवाल ये आए कि who was invented the process of fermentation, your answer will be लुईस पास्चर। क्या होगा आपका आंसर, लुई पास्चर होगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये किण्वन क्या है, ये किण्वन क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किण्वन को हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि शर्करा से, यानी कि आप कह सकते हो शर्करा का मतलब तो ग्लूकोज होगा, सर आप इसको चीनी भी कह सकते हो। तो सर चीनी से अल्कोहल एवं शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि शर्करा से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया, शर्करा से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, सूक्ष्म जीव के कॉमर्शियल उपयोग की, यानी कि सूक्ष्म जीव के वाणिज्यिक उपयोग, व्यापारिक उपयोग की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सूक्ष्म जीव के व्यापारिक उपयोग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्कोहल, वाइन एवं एसिटिक एसिड के निर्माण में, अल्कोहल, वाइन एवं एसिटिक एसिड के निर्माण में, एसिटिक अम्ल के निर्माण में। और इन सभी का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल पर्पस से किया जाता है, क्योंकि इन सभी चीजों को हम लोग घर में नहीं बना सकते, ये मार्केट में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद कर रहा है। साथ ही ये कृषि के लिए जो मृदा होती है उसकी उर्वरता को बढ़ा रही होती है। साथ में दही, केक जैसे पदार्थों के निर्माण में भी ये सहायक होता है। तो हम ये तो मान सकते हैं कि सर कोई चीज अगर हमें इतना ज्यादा सहायता कर रही है तो वो हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर फ्रेंड्स होगा, मित्र होगा। क्यों, क्योंकि सर मित्र से हम लोग सहायता की अपेक्षा रखते हैं। चाहे हम बोर हो रहे हो, चाहे हम खुशी में हैं, चाहे गम में हैं, मित्र का साथ होना जरूरी होता है। तो सर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इतने कार्यों में हमें मदद करते हैं।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं सूक्ष्मजीव के औषधीय उपयोग की, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल पर्पस क्या होता है या मेडिसिन में इसका क्या उपयोग होता है, तो सर इसका उपयोग हम लोग एंटीबायोटिक के निर्माण में करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिजैविक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिजैविक बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरा पैराग्राफ को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। चला जी ध्यान में रखेंगे, पेनिसिलिन क्या है सर, ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन आप कहेंगे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। तो जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं ये किससे बनाए जाते हैं सर, फंगी यानी कि कवक से बनाए जाते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है, और इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि वैसा 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 दवाई जो सर बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं उसको हम लोग प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं, जिसका स्रोत क्या होता है सर, इसका स्रोत सूक्ष्मजीव होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। अगर मेरे मित्र कुछ एंटीबायोटिक का नाम याद रखा जाए, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कुछ एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो उसमें कौन आ जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन आ जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। साथ में क्या आएगा, सो सर साथ में हमारा टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। फिर क्या आएगा, तो सर एरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है, आप कहेंगे सर एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सर ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये या तो कवक से बनाए जाते हैं या फिर जीवाणु से बनाए जाते हैं, और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। मेरे मित्र आप सभी यहां पे एंटीबायोटिक के बारे में यह चीज याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक का जो निर्माण है, एंटीबायोटिक का जो निर्माण है वो किससे होता है, आप सभी ध्यान में रखना, जीवाणु एवं कवक से होता है। जीवाणु एवं कवक से होता है। एंटीबायोटिक क्या है, तो सर ये सूक्ष्म जीवों से बनाया हुआ ऐसा दवाई है जो क्या करता है, तो सर जो रोग के कारक होते हैं उसको नष्ट कर देता है। कौन कौन से ऐसे दवाई हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। मेरा मित्र बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने करा था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे, और अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी में हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं, और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। मतलब यह हुआ कि सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया, और जो एंटीबायोटिक बनाया उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। और किससे बनाया गया था सर, फफूंद यानी कि कवक से बनाया गया था। तो मेरे मित्र अगर हम यहां पे ये लिखने की कोशिश करें, अगर हम यहां पे ये लिखने की कोशिश करें कि सबसे पहले एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाई गई, तो आप सभी याद रखेंगे कि सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है वो किसके द्वारा बनाई गई, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई किसके द्वारा, आप सभी कहेंगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किससे बनाई गई थी सर, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पहला एंटीबायोटिक आप कहेंगे सर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे बनाया गया, आप कहेंगे सर
फंगी यानी कि कवक से बनाया गया। पेनिसिलिन बनाया गया किससे, आप सभी ध्यान में रखना, पेनिसिलिन बनाया गया किससे, कवक, या आप कह सकते हो सर फफूंदी से या फफूंद से। किसने बनाया था, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी कुछ रोगों से लड़ने हेतु हमें वैक्सीन भी लेना पड़ता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में आप सबों ने टीका लिया होगा, कोरोना का वैक्सीन लिया होगा, तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि ये वैक्सीन अभी कोरोना काल में जो हम लोग लिए थे ये सर अलग वैक्सीन था, लेकिन बचपन में भी बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, जैसे कि पोलियो का, खसरा का। तो ये जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहते हैं। कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण कहलाती है। वैक्सीन भी आपका एक प्रकार का क्या होता है सर, मेडिसिन होता है। और ये जो वैक्सीन होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि वैक्सीन को समझने के लिए पूरा पैराग्राफ आपको समझना होगा। कैसे, तो इसमें लिखा है कि जब रोग कारक सूक्ष्मजीव, मतलब क्या कि वैसा सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है, और यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। अब आप कहेंगे गुरुजी हम नहीं समझे। मेरे मित्र इतना तो आप सबों को मालूम है, कोरोना पीरियड से आप सबों को ये चल रहा होगा और आप लोगों ने लगातार इस चीज को समझा होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम तगड़ा था वो बहुत जल्दी कोरोना से प्रभावित नहीं हो रहा था, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर था वो कोरोना से तेजी से प्रभावित हो रहा था। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, तो सर हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स प्रवेश करते हैं उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। किस रूप में, एंटीबॉडीज के रूप में। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी सर क्या होता है, तो सर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और यह क्षमता एंटीबॉडीज के रूप में दिखती है। अब चूंकि मान लो कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है और हर एक व्यक्ति के बॉडी में एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो अगर किसी के बॉडी में कोरोना वायरस इंटर करा और सर उसका जो इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है तो वो क्या करेगा सर, उस कोरोना वायरस को लड़के उसके बॉडी में ही खत्म कर देगा, मतलब आप कोरोना से प्रभावित नहीं हुए। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो कोरोना वायरस तेजी से रेप्लिकेट करेगा और वो आपके इम्यून सिस्टम को नहीं गुदानेगा, आपको क्या करेगा सर, बीमार कर देगा एंड यू आर अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। आप क्या कहलाएंगे सर, हम लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गए। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि सर सिर्फ हम कोरोना वायरस की बात ना करके अगर हम पोलियो की बात कर लें, खसरा की बात कर लें, तो ये सब टीके तो बचपन में ही लगाया जाता है। तो सर एक बार टीका लगाने से हम पूरे जीवन तक पोलियो और खसरा जैसे बीमारी से कैसे बचे रह सकते हैं? इसके पीछे का रीजन ये होता है चेला जी कि हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई रोग कारक जीवाणु आ जाते हैं तो हमारे बॉडी को यह याद रहता है कि उससे किस प्रकार लड़ना है। तो सर यहां पे क्या किया जाता है कि मान लो कि अगर कोई किसी को पोलियो का यहां पे टीका लगाया गया, पोलियो ड्रॉप के रूप में भी मिलता है, वैक्सीनेशन के रूप में भी मिलता है, तो पोलियो का अगर टीका लगाया गया चेला जी, तो जो पोलियो का मृत वायरस होगा उसको सर एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ताकि जब भी पोलियो का वायरस हम पे अटैक करे तो जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर है वो उसको उससे लड़ने के लिए अपना एक अलग इम्यून सिस्टम क्या करे सर, तो सर बना ले और वो उसको पूरी तरह से सर सफाया कर दे। इसी तरह जो हम लोग कोरोना का टीका ले रहे थे, एक्चुअली में कोरोना वायरस को मृत रूप में, डेड रूप में हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था, ताकि जब कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे ऊपर रहे तो हमारे शरीर में खुद से पहले से कोरोना वायरस होगा, वो क्या करेगा, तो सर जो बाहर से कोरोना वायरस आया है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है कि अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव, इनएक्टिव सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। अब ये जो प्रतिरक्षी है ये हमारे शरीर में हमेशा के लिए बना रहता है। मतलब अगर मान लीजिए बचपन में किसी को पोलियो का टीका लगा दिया गया तो पोलियो के वायरस उसके बॉडी में पहले ही चला गया, सर ये तो
जो वायरस होंगे वो तो इनएक्टिव मोड में डाला जा रहा है। अब जैसे ही सर जैसे ही पोलियो वायरस इनएक्टिव मोड में हमारे बॉडी में जाएगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस से लड़ने के लिए अपना एक प्रतिरक्षी तंत्र बना लेगा। अब ये जो प्रतिरक्षी तंत्र विकसित होगा चला, वो हमारे शरीर में हमेशा के लिए रह जाएगा। अब चूंकि हमारे शरीर में तो सर वो मृत के रूप में आया था और मतलब कुछ निश्चित मात्रा में दी गई थी ताकि हमारे शरीर को वो ज्यादा प्रभावित ना करे। अब हमारे शरीर में पोलियो से लड़ने के लिए क्या है सर, पूरी तरह से इम्यून सिस्टम डेवलप है। तो अब जब कभी भी पोलियो वायरस हम पे अटैक करेगा तो हमारा बॉडी उसका क्या करेगा सर, तगड़ा जवाब देगा और हमें पोलियो रोग नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप सबों ने कोरोना का टीका लगा लिया है तो आपके अंदर कोरोना वायरस मृत अवस्था में निडल से इंजेक्ट कर दी गई है। अब आपके बॉडी के अंदर उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्रकार का प्रतिरक्षी तंत्र निर्मित हो गया है जो आपके बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए है। अब जब कभी भी वो वायरस आप पे अटैक करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो पहले से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार है वो उसका तगड़ा जवाब देगा और आप क्या होंगे तो सर कोरोना वायरस से बच जाएंगे, कोरोना होने से बच जाएगा। मतलब जो हमारे अंदर वैक्सीन के थ्रू जो इनएक्टिव बैक्टीरिया या आप कह सकते हो इनएक्टिव वायरस को डाला जाता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए या प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने के लिए डाला जाता है। और मेरे मित्र, जो वैक्सीन होता है, टीका होता है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे विशेष रोग होते हैं उससे बचाने में मदद करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार टीका आपका कार्य करता है। और सर ये हैजा, क्षय रोग, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को क्या करता है सर, रोका जा सकता है। और हैजा, क्षय, चेचक रोग इन सभी के लिए सर क्या है तो सर टीका उपलब्ध है और सर इन सभी को वैक्सीनेशन के थ्रू, टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। और हम लोगों ने तो अभी भारत को सर नो पोलियो जोन में रखा जाता है, मतलब इसमें पोलियो के मरीज बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, इसीलिए कि लगभग ये मान के चला जा रहा है अभी कि भारत के सभी लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिला दिया गया है और सभी लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है तो पोलियो बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज करा था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एडवर्ड जेनर ने 1758 में चेचक के टीके की खोज करा था। ये आपका स्टार मार्क है, यानी कि आप इसको अपने माइंड में सेट रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who was invented the vaccine for chicken pox, यानी कि चेचक के लिए निम्नलिखित में से किसने वैक्सीन डेवलप करा था? आप कहेंगे एडवर्ड जेनर। कब करा था? 1798 में करा था। कब करा था सर? 1798 में करा था। मेरे मित्र, इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो है वो कहां पे मदद करते हैं हमें तो सर पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं, जो कि आपने देखा। साथ ही साथ ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जो कि हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड्स है और कैसे है, इसका तो पूरा जानकारी हमें मिल गया, लेकिन ये हमारा शत्रु कैसे बनता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।